नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। हिंदुओं की हत्या आखिर कब तक? जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी पीट पीट कर, कभी जहर देकर, तो कभी भीड़ के हवाले कर हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो चुकी है कि जिहादी तत्व किसी भी वक्त किसी भी हिंदू को अपना शिकार बना रहे हैं। सवाल अब सीधा और गंभीर है, हिंदुओं के खिलाफ यह हैवानियत आखिर कब तक चलती रहेगी? सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान में एक हिंदू को शेख द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर विरोध हुआ, न्याय की मांग उठी, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यानी कि साफ है, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, हिंदुओं की जान की कीमत वहां कुछ भी नहीं। ताजा मामला बांग्लादेश के सुनामगंज जिले का है, जहां पर जॉय महापात्रो नाम के एक हिंदू व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। परिवार का यह आरोप है कि एक स्थानीय व्यक्ति ने पहले महापात्रो को बुरी तरीके से पीटा और उसके बाद उसे जहर दे दिया गया। गंभीर स्थिति में उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, आईसीयू में एडमिट हुए, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। यह घटना कोई अपवाद नहीं है, बल्कि उस खौफनाक पैटर्न का हिस्सा है जिसमें हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया गया। जॉय महापात्रो की हत्या से कुछ दिन पहले मिथुन सरकार नाम के एक 25 वर्षीय हिंदू युवक की मौत हुई थी। चोरी के शक में उग्र भीड़ ने उसका पीछा किया। जान बचाने के लिए मिथुन नहर में कूद गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। बाद में आपको बता दें कि शव बरामद कर लिया गया। सवाल यह है कि क्या भीड़ का शक ही किसी की मौत का फरमान बन जाता है? और अगर शिकार हिंदू हो तो क्या कानून खुद ब खुद पीछे हट जाता है? हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की एक और खौफनाक मिसाल है दीपू चंद्रदास की लिंचिंग। 27 वर्षीय दीपू, जो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे, उन्हें झूठे आरोपों में 18 दिसंबर को मेमनसिंह जिले में भीड़ के हवाले कर दिया गया। जांच में यह सामने आया कि फैक्ट्री सुपरवाइजरों ने पहले उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया, फिर घसीटकर बाहर निकाला और उग्र भीड़ के हवाले कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी यासीन को गिरफ्तार किया, जो एक पूर्व शिक्षक बताया गया है। आपको हम ये भी बताते चले, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या एक गिरफ्तारी से डर खत्म हो जाएगा? लगातार हो रही इन हत्याओं ने बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की सरकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सिर्फ कागजों में क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत कब तक हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखेगा? जब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन अत्याचारों को मजबूती से नहीं उठाया जाएगा, तब तक दोषियों को कड़ा संदेश नहीं मिलेगा। तब तक बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान, हिंदुओं का खून वहां पर यूं ही बहता रहेगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनी है, ऐसे में लगातार चर्चा का विषय यह हो जाता है कि हिंदुओं को आखिरकार कब तक इसी तरीके से निशाना बनाया जाएगा। खासतौर पर अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में ऐसे कई सारे मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं और ये कत्लेआम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन सिर्फ आपको बता दें कि सन्नाटा जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है और कुछ भी स्थिति साफ नहीं हो रही है। जो हिंदू है वहां पर वो लगातार अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। बांग्लादेश की सरकार कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही, बांग्लादेश पुलिस के हवाले से कुछ भी मदद नहीं मिल पा रही है। तमाम बड़े सवाल ये है कि अब भी हिंदू वहां पर सुरक्षित नहीं, लेकिन हिंदुओं को बचाने का प्रयास कोई क्यों नहीं कर रहा है? कुछ खास प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी सुनिए। यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। और यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है, एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है, और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे
आपने देखा होगा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये पूज्य संतों की उसी साधना और उसी एकता का परिणाम है जिसे मूर्त रूप दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। रघुवीर सिंह है, बीजेपी प्रवक्ता। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुन्ना हबीब खान, कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। पूजा जी, स्वागत है आपका। सिद्धार्थ दवे, विदेश मामलों के जानकार हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले सिंह साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, और ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी यहां पर बनती ही है। विपक्ष मुंह नहीं खोल रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जब भी ऐसे मामले आते हैं तो विपक्ष के मुंह पर शायद फेविकॉल लग जाता है। ठीक है, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि आखिरकार इतनी हत्याएं हो रही हैं, सरकार की तरफ से क्या रुख है? जी देखिए, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री है, इससे किस तरह से डील करना चाहिए वो हमने देखा है। इससे पहले भी ये पहली घटना नहीं है। बांग्लादेश में पिछले साल भी दुर्गा पूजा के टाइम जो दंगे हुए थे, हमने देखा था किसी उग्रवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन के वहां पर दुर्गा मूर्तियों का अपमान किया, हिंदुओं का साथ अत्याचार हुआ। ये कोई नई घटना नहीं है, और इसके पीछे एक इंटरनेशनल जो एक ग्रुप जो है, जो काम कर रहा है कि किस तरह भारत को तोड़ा जाए, भारत को डिस्टर्ब किया जाए। आज सारी दुनिया में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हर जगह एक लड़ाई छिड़ी हुई है, अशांति का माहौल है। ऐसे माहौल में जिस तरह हमें इस मामले से डील करना चाहिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, इसका कैसा जवाब देना चाहिए और इंटरनेशनल फोरम में किस तरह इस इशू को जो है एड्रेस करना चाहिए, वो हम सब ने देखा है। ये मामला बहुत गंभीर है। देश में सभी हिंदुओं के मन में रोष है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, पर देश में जो सेकुलरिज्म के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि भारत ही एकमात्र देश है दुनिया में जहां आप अपनी बात कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा माहौल भारत में हो जाए, जो सेकुलरिज्म के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उनका क्या हो। और भारत डेमोक्रेसी को मानने वाला देश है, तो डेमोक्रेसी में सब अपनी बात रख सकते हैं, पर इसे ये मान लेना कि आप कुछ भी कह देंगे तो ये कतई उचित नहीं। ठीक है मुन्ना हबीब खान जी, क्योंकि देखिए बड़ी बात यह है कि जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो हमने प्रियंका गांधी को भी देखा है कि वो संसद में एक बैग लेकर पहुंची थी, क्या कुछ लिखा था वो सबको पता था। लेकिन बांग्लादेश का मुद्दा आता है, हिंदुओं का मुद्दा आता है, तो विपक्ष को सांप क्यों सूंघ जाता है? ये बात तो शर्मा जी आपको सरकार से पूछनी चाहिए। मैंने पूछ लिया, पहला सवाल मैंने उनसे ले लिया था कि भाई इतनी हत्याएं हो रही हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रद्युमन जी, सबसे बड़ी बात है कि देश में आज देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश के सारे मंत्री हिंदू, उसके बाद आज हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, तो शर्म आनी चाहिए सरकार को। सरकार को कार्रवाई करने से किसने रोका है? आप सोचिए, ये घटना जिसकी शुरुआत शेख हसीना के द्वारा की गई थी, जब शेख हसीना के शासनकाल में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे, और देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? शेख हसीना को भारत में लाकर अपने गोद में बिठा लिया। तो सवाल आपके कथनी और करनी में फर्क आ रहा है ना जनाब। आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हो कि सरकार कर क्या रही है। सवाल ये है कि सरकार कार्रवाई करे, सरकार को रोका किसने? सरकार खुल करके कार्रवाई करे। देश की जनता सब साथ है, उसके देश की जनता साथ है। देश के जनता के तरफ से कहा जा रहा है, सभी दलों के द्वारा कहा जा रहा है कि आप कार्रवाई कीजिए। वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हमारे भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, आए दिन रोज वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, रोज एक एक हिंदुओं को मारा जा रहा है, सरेआम मारा जा रहा है। जो वहां माइनॉरिटी में जो अपने हिंदू भाई हैं
उन पे अत्याचार ये सरकार ठीक है। खामोश होकर के देख रही है। वो अत्याचार सबसे तो आप पहले लोगों को शेख दिखते हैं, हसीना को भगाना बिल्कुल चाहिए। वो अत्याचार आपको दिखते हैं, लेकिन जब फिलिस्तीन में जो हो रहा था, जब प्रियंका गांधी एक बैग पर लिखवा के पहुंचती है, लेकिन यहां पर क्यों चुप्पी साधी जाती है? विपक्ष की भी तो भूमिका है, सरकार को तो करना ही चाहिए, ये तो निश्चित तौर पर है, सरकार को तो इस पर जवाबदेही बनती है, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी तो है। हिंदुओं की बात पर खामोशी क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हुए नजर आए हैं, प्रयागराज में उन्होंने बोला है कि जब हिंदुओं की बात आती है तो विपक्ष के मुंह पर फेविकॉल लग जाता है। नहीं, हिंदुओं की बात आती है तो सभी विपक्ष एक साथ है। विपक्ष कह रहा है कि हम फिलिस्तीन पे भी बोलेंगे, हम गाजा पे भी बोलेंगे, हम बांग्लादेश पे भी बोलेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि गाजा और फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको समझना चाहिए कि हमारा एक ही नारा है, सदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। ठीक है। अगर किसी एक कोने में किसी जात, किसी धर्म, किसी विशेष समुदाय के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो हम उसकी आवाज को बुलंद करेंगे। बात यहाँ हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात एक दीपचंद के मर जाने की बात नहीं है। वहाँ कई सैकड़ों हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, ये सरकार खामोश क्यों? इस सवाल का जवाब सरकार से चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास, और पीसीआर को एक बार बोलूंगा कि विदेश मामलों के जानकार सिद्धार्थ दवे जी हैं, एक बार उनका नाम जो है वो सही करवा दीजिएगा। पूजा जी, बड़ी बात यह है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ होता है विपक्ष खामोश हो जाता है, विपक्ष कुछ बोलने से बचता है। अब समाजवादी पार्टी तो हर चीज़ के लिए बोलने वाले के लिए जानी जाती है। अब चाहे कोई सांड का मुद्दा हो या फिर गली में कोई परेशानी का मुद्दा हो, तुरंत ट्वीटबाजी हो जाती है, लेकिन इस मामलों में खामोशी क्यों? पूजा जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है अभी, आपको सुन पा रहे हैं? जी जी। प्रथम जी, देखिए, समाजवादी पार्टी की आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है समाजवादी पार्टी को या फिर जो है फॉलो नहीं करते हैं, या आपका चैनल समाजवादी पार्टी को कवर नहीं करता है जिस तरीके से करना चाहिए। 12 अगस्त 2024, मतलब मैं उन प्रक्रियाओं की बात कर रही हूँ जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सरकार से प्रश्न किए, तो सरकार से अनुरोध भी किया हुआ था कि अगर पड़ोसी राज्य में इस तरीके के घटनाएं देखने को मिल रही हैं तो हमारी सरकार को कदम उठाने चाहिए। हमारे सरकार को बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर ऐसे आकर के आप माघ मेले में बोल रहे हैं, आप यहाँ बोल रहे हैं, आप कौन सा ऐसा ठोस कदम उठा रहे हैं कि हम जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं और हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पे कौन सा ऐसा ठोस कदम उठा रहे कि उनके साथ में अत्याचार ना हो? माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे तो आकर के माघ मेले में बात कर ले जाते हैं बांग्लादेश की, पर मेरठ की बात नहीं करते हैं। मेरठ में जो महिला की हत्या करके बेटी को अगवा कर लिया जाता है, वो क्या हिंदू नहीं थे? वो भी तो हिंदू थे। उन्नाव की बेटी क्या हिंदू नहीं थी? वो भी तो हिंदू थी। अगर हम कह रहे हैं कि आप हिंदू की बात करना चाहते हैं, तो क्या जो आपके प्रदेश में हो रहा है, जो आपके हाथ में, जिसको आपको कंट्रोल करना है, आप वो नहीं कर पा रहे हैं? आप बात कर रहे हैं अगर पड़ोसी देश की, तो पड़ोसी देश में जो घटित हो रहा है वो दुखद है, और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार उस पर ठोस कदम उठाए। पर आपको पता है कि इंटरनेशनल जो अफेयर्स होते हैं ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है। इसमें हम आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, और माननीय योगी आदित्यनाथ भी नहीं कुछ कर सकते बहुत ज्यादा। उन्होंने आकर के माघ मेला पे जो बल्कि आपने कहा, आपने कंसर्न जाहिर किया, चलो सही है, अच्छी बात है, आपका कंसर्न है। आपने केंद्र सरकार में कितने पत्र लिखे, आपने मीटिंग करके कितनी बार केंद्र सरकार को सुझाव भेज दिया कि ये जो है आप करिए। बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में, वो तो दर्ज है, लोकसभा की कार्रवाई में सरकार से कहा हुआ है कि बहुत चिंताजनक है, आपको जो है इस पे देखना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर पड़ोसी राज्यों में इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों शांति से बैठे हुए हैं? उसमें जो फॉरेन मिनिस्ट्री के अधिकार क्षेत्र में आता है वो कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल अगर इलाहाबाद में थे तो उन्हें यहाँ पे माघ मेला में चल रही जो व्यवस्थाओं की परेशानी आ रही है उसको देखना चाहिए था। आपने 3 तारीख से अनाउंस कर रखा हुआ था, अभी आज 11 तारीख हो रखी हुई है। 12 तारीख से जो है माघ मेले में भीड़ बिल्कुल बहुत उमड़ेगी, उसकी तैयारी धरातल पर कुछ नहीं हो रखी। मुझे लगता है कि वो करना चाहिए था उनको अगर यहाँ पे आए हुए थे तो। ठीक है, मैं तुरंत आपके पास लौटता हूँ। विदेश मामलों के जानकार भी लगातार हमारे साथ बने हैं सिद्धार्थ दवे जी। सिद्धार्थ जी, आपको क्या लग रहा है कि स्थिति कहां पर फंस रही है? क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर क्या कार्रवाई वहां पर कर रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? विपक्ष की भूमिका इस मामलों में क्या है? किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि आखिरकार आवाज क्यों नहीं उठ पा रही प्रमुखता के साथ? जी, सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
देखिए प्रद्युम्न जी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले कोई आइसोलेटेड कई घटनाएं नहीं है, बल्कि एक खतरनाक पैटर्न बनता जा रहा है। और हाल ही में जैसे आपने बताया, जॉय मोहपात्रा, उसकी हत्या कर दी गई। उसके के पहले मोनी चक्रवर्ती, दीपू चंद्र दास, अमृत मोंडोल, खोकन चंद्र दास, ये नाम सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि एक सिस्टमेटिक परसिक्यूशन के प्रमाण है। और जैसे आपने अपने ओपनिंग वीडियो में बताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बेहद सटीक सवाल उठाया है। और वो कहते हैं कि जो लोग भारत में सेक्युलरिज्म का झंडा उठाते हैं, वे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर चुप क्यों हैं। तो ये सिर्फ एक तंज नहीं है प्रद्युमन जी, ये एक नैतिक विफलता पर सीधा आरोप है। और आज सवाल ये नहीं है कि भारत के अंदर कौन क्या राजनीति करता है, आज सवाल ये है कि क्यों ये जो मानवाधिकार है ये सिलेक्टिव हो गए हैं। क्या अल्पसंख्यक होने का अधिकार सिर्फ कुछ मजहबों तक सीमित है? तो ये जो सेक्युलरिज्म जो है, ये सिलेक्टिव साइलेंस है, ये सेक्युलरिज्म नहीं है। और अगर किसी भी देश में अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है तो उस पर आवाज उठाना एक वैश्विक नैतिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम यहां क्या देखते हैं, ना कोई कैंडल मार्च हो रही है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ना कोई सोशल मीडिया आउटरीच है। ये चुप्पी साफ बताती है कि जो हमारे देश में सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनके मानवाधिकार जो है, ह्यूमन राइट्स की जो है, वो आइडियोलॉजी ड्रिवन है, यूनिवर्सल नहीं है। जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है इस बारे में अगर हम देखें तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन में जो वहां की शैडो फॉरेन सेक्रेटरी है प्रीति पटेल, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर चिंता जताई है। यानी कि भारत के बाहर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। और भारत की जो हमारी विदेश नीति है, उसका जो मूल है वो साफ है, सिद्धांत साफ है कि नेबरहुड फर्स्ट, बट ह्यूमन डिग्निटी, जो मानव अधिकार है, वो ऑलवेज फर्स्ट है। और मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सिर्फ उनका एक आंतरिक मामला नहीं रह जाता है। जब हम देखते हैं प्रद्युमन जी कि अल्पसंख्यकों को किस तरह से, हिंदू अल्पसंख्यकों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उनके जो धार्मिक पहचान है उसके आधार पर उनकी हत्याएं हो रही हैं। और मेन बात क्या है, सुदर्शन न्यूज के दर्शकों को यह जानना आवश्यक है कि दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। और ऐसे में भारत को ये जो कूटनीतिक चैनल्स हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, उसमें शुरुआत जो है अपनी एक चिंता करके करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड भी जो है हमें यहां से भेजनी चाहिए ऐसे परिवारों के लिए जो इस तरह से त्राहित हुए हैं। ये सरकारी भी हो सकती है, ये गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंटल भी हो सकती है। दूसरा, जो भी पार्लियामेंट सेशन आ रहा है उसमें एक ऑल पार्टी ब्रीफिंग भी होनी चाहिए, ताकि हम ये भी समझ पाए कि गवर्नमेंट जो है इसमें प्रोएक्टिवली काम कर रही है। और ये स्पष्ट भी करना होगा कि मानवाधिकार, और मेरे ख्याल से जो कार्यक्रम हो रहा है, आप जो बता रहे हैं, सुदर्शन न्यूज इस पे नियमित रूप से कहता है कि ह्यूमन राइट्स पे जो दोहरा मापदंड है हमारे सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का, वो जो है वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी एक लाइन में आपको बता दूं कि जो सेक्युलरिज्म नहीं है, ये एक सिलेक्टिव साइलेंस है। और इसका जो है हर हिंदू को, विश्व में बैठा हर हिंदू जो है इसका, उसको विरोध करना चाहिए, इस सिलेक्टिव साइलेंस का भी विरोध करना चाहिए। ठीक है रघुवीर जी, बात वही आ रही है कि जब सेकुलरिज्म का मुद्दा जब यहां पर उठाया जाता है विपक्ष के द्वारा, लेकिन इन मामलों पर चुप्पी। लेकिन अब मुन्ना हबीब खान साहब की बात हो, पूजा मिश्रा जी की हो, वो लगातार यही कह रहे हैं कि ठीक है, अब ये तो केंद्र के अधीन है सारे मामले, तो भाई केंद्र को करना चाहिए, हम कितना बोल सकते हैं। अखिलेश यादव जी ने कह दिया। लेकिन जिस तरीके से और मुद्दे विपक्ष उठाता है, कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते हैं, नारेबाजी होती है, इस मुद्दे पर चुप्पी। और दूसरी बात यह कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी यहां पर बन जाती है। तो आप किस तरीके से इसमें कार्रवाई करवा रहे हैं? रघुवीर जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, माइक को अनम्यूट कीजिए। जी जिस तरह इंटरनेशनल स्टेज पे इसको एड्रेस करना चाहिए और इस इश्यू को, मतलब जो जिस हिसाब से मैपिंग करके जो इसके ऊपर निगरानी है, वो हम सभी देख रहे हैं किस तरह भारत सरकार हर क्षण इसका जवाब जो है वो दे रही है मिनिस्ट्री की ओर से। पर मैं हमारे मुन्ना हिसाब जी से जानना चाहूंगा, कुछ दिन पहले एक कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इनके नेताओं को ये पूछा गया कि बांग्लादेश में जो हिंदू जो
जिन पे अत्याचार हो रहा है उन पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो जयराम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। और जिस तरह बंगाल में भी हमने देखा कि बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर कुछ साधु संतों ने जो है इसके ऊपर प्रदर्शन किया, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। एक हफ्ते बाद उनको कोर्ट से बेल मिली। अगर विपक्ष इस तरह का आचरण दिखाएगा तो आज इंटरनेशनल स्टेज पे जो है तो किस तरह की छवि भारत की बनेगी, ये विपक्ष को सोचना चाहिए। ये एक देश का मामला है। आज देश के, जैसे इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हिंदू है, सारे नेता हिंदू है, जी नहीं, हिंदू जरूर हैं, पर सनातन धर्म सबको लेके चलने में विश्वास रखता है, इसीलिए हम हिंदुत्व की बात करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जो हमारे माइनॉरिटी हैं, देश में माइनॉरिटी हैं, उनके साथ नहीं है। जी, देश में हर जो जितनी भी स्कीम्स जो है जो देश में चलाई जाती है, वो माइनॉरिटी कौन है, वो जनरल कौन है, ये देख के नहीं, सबके लिए चलाई जाती है। तो ऐसी बात करना, मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं ये भेदभाव के लिए बात हो जाती है। ये जब इस देश की बात होती है तब सबको एक साथ खड़े होकर बात करनी चाहिए। इस तरह की अगर आप आचरण करेंगे तो इंटरनेशनल फोरम में जो है हमारे देश की छवि खराब होती है। ये विपक्ष को सोचना चाहिए। और कांग्रेस इस देश की एक प्रमुख विपक्ष पार्टी है। अगर उनसे सवाल किया जाएगा तो जयराम जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस पे जरूर उठेंगे। प्रद्युमन जी, मैं अपनी बात रख देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी को जहां फायदा होने वाले हो, इसलिए जयराम जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे आप सुन तो ले मित्र, हमारे में जवाब दे रहा हूँ। आप देखिए, आपने सवाल किया, मैं खामोश सुना, अब मैं जवाब दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी स्वार्थ की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी को जहां फायदा दिखेगा वहीं पे वो राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर में फायदा दिखा, लगातार 3 वर्षों तक मणिपुर जलता रहा। क्या वहां हमारे हिंदू भाई नहीं थे? क्या वहां विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई? क्या वहां राहुल गांधी नहीं गए? जो महामानव हिंदू थे, जो देश के प्रधानमंत्री थे, वो बताए मणिपुर क्यों नहीं गए? आज विपक्ष आवाज उठा रहा है। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। आवाज उठाई का पा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर तो आप सब लोग लगातार खुलासा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जब सवाल पूछे जाते हैं तो जयराम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ देते हैं। प्रद्युमन जी, अगर इन सवाल पूछे मैं जवाब देना जरूर चाहूंगा। अब जाते समय में अगर कोई सवाल करेगा तो टाइम, एक लिमिट टाइम किसी भी प्रोग्राम का होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर 35 मिनट की है तो अगर कोई 36 मिनट में सवाल करेगा तो स्वाभाविक है उसे जवाब नहीं मिलेगा। अगर कोई पत्रकार खड़ा है तो 35 मिनट के बीच तक क्यों जवाब नहीं दिया? जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हमारे मित्र रघुवीर जी कर रहे हैं, समय सीमा भी आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने लगी। बताइए, एक हिंदुओं का सवाल था, एक सवाल का जवाब देने में इतनी आपत्ति हो गई। बताइए रघुवीर जी। ठीक है, रघुवीर जी बताइए। प्रद्युमन जी, कैसे नहीं होगा? लगातार 12 साल से देश के प्रधानमंत्री समय को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। समय का ही तो अभाव है उनके पास। ठीक है, रघुवीर जी बताइए। समझिए जी, मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। इसने कहा मणिपुर की बात की, सब कुछ की। इनके ही जो इंडिया अलायंस की पार्टनर है ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही है, मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं को आखिरी सांस तक मारा गया, ये देखा गया कि उनकी मृत्यु, मुझे कंप्लीट करने दीजिए फिर आप बोलिए। बांग्लादेश मृत्यु हुई है कि नहीं, आखिरी सांस तक ये देखते कि खूब करके मारा गया। तब राहुल गांधी जी ने मुर्शिदाबाद में रैली क्यों नहीं? तब क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी एनडीए की अलायंस है। ये जो है विपक्ष में रह करके सिर्फ बीजेपी। हमने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी वो चेहरा देखा है कि जब वहां के बंगाल के मजदूरों को बांग्लादेशी समझकर भगा दिया जाता है, मारपीट की जाती है, तो भी बंगाल सरकार खामोश रहती है। पूजा जी, मैं आपसे चीज समझना चाह रहा हूं कि सिर्फ जब हिंदुओं का मामला सामने आता है तो चुप्पी क्यों साधी जाती है सबके द्वारा, लेकिन अगर किसी मुसलमान का मामला सामने आएगा तो वोट बैंक के लिए हर कोई आगे आने को तैयार होता है। पूजा जी, मैं आपसे वही सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि जब हिंदुओं की बात आती है तो हर कहीं खामोशी, लेकिन मुसलमानों की बात आती है तो हर कोई आगे आके बात करना चाहता है, क्यों? और मेरा सुदर्शन चैनल से प्रश्न है कि सुदर्शन चैनल जो है समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट को, समाजवादी पार्टी के बातों को दिखाता क्यों नहीं है?
ये जो है हजरतगंज का प्रोटेस्ट है, ये बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ में हो रहा है उसी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया हुआ था हजरतगंज चौराहे पे। अभी ये लास्ट वीक की ही जो है प्रोटेस्ट चल रहा हुआ था। 3 जनवरी को मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी ने जो है कैंडल मार्च निकाला हुआ था, वो भी बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक के साथ हो रही घटनाओं को लेकर के। सरकार से हम बार बार कह रहे हैं, हम कहीं धरने के माध्यम से, कहीं शांति मार्च के माध्यम से, कहीं कैंडल मार्च के माध्यम से। और ये सोचिए कि मुजफ्फरनगर में जो समाजवादी पार्टी जो है कैंडल मार्च निकालती है और सरकार से प्रश्न कर रही होती है कि सरकार इस पे कुछ करे, वहां पे अल्पसंख्यकों के साथ में इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, तो करणी सेना आ जाती है। करणी सेना क्यों आ जाती है? क्योंकि अभी बीच बांग्लादेश से जो क्रिकेटर को लेकर के हंगामा मचा हुआ था, उसमें हमारे मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष संगीत सोम जी कुछ कह रहे थे, उस पर कुछ टिप्पणी कर दी हुई थी। तो करणी सेना ने इस सब का इंतजार नहीं किया कि अभी ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इनको कैंडल मार्च निकालने दिया जाए। नहीं, करणी सेना कूद करके आगे वहां पे लड़ने के लिए, उनको मारने पीटने के लिए, वो हालांकि फिर थाने में FIR वगैरह हुई। तो आपसे भी हमारा शिकायत है कि जब हम 3-4 पूजा जी देखिए, पूजा जी बात ये होती है, आप जो भी करते हैं वो सब चीज दिखाई जाती है। पूजा जी आप जो भी करते हैं वो सब चीज दिखाई जाती है, और अगर ना दिखाने वाली बात होती तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाने की आवश्यकता थी ही क्या? यहाँ पर अगर ना दिखाने की बात होती तो आवश्यकता क्या थी कि हम आपको बुलाते? वही प्रद्युम्न जी, वही तो प्रद्युम्न जी आपने शुरुआत में ही कहा ना कि समाजवादी पार्टी चुप्पी साध लेती है या विपक्ष। अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को आप बुलाया तो हम मैंने विपक्ष का बोला था, विपक्ष में हर कोई आ जाता है, आप भी आ रहे हैं, कांग्रेस भी आ रही है, और अभी तक विपक्ष में अभी आप चाहे कि जो प्रियंका गांधी जी की भी फोटो आपको दिखा दूं। आपने कहा ना वो बैग लेकर के गई थी, तो उसे वो एक ही बैग लेकर के नहीं गई थी, वो जो है फिलिस्तीन के बैग लेकर के, फिलिस्तीन के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में खड़े हो, उसका भी बैग लेकर के गई थी। सबके पास में होगा, वो पब्लिक डोमेन में है, सदन में ही लेकर के गई थी। तो मैंने पहले भी कहा, अभी कह रही हूँ, जब उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, भारत देश में जो अपनी बेटियों के साथ में हो रहा है, वो सब भी हिंदू ही है, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी हो, चाहे वो मेरठ की बेटी हो, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही होती है, बांग्लादेश के लिए, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रही होती है। यहाँ मंचों पे खड़े हो करके भाषण देने से नहीं होता है। ठीक है, बताइए रघुवीर जी। पॉलिटिसाइज करते हैं, हर चीज को इमोशनली ड्रिवन करते हैं। इसका जवाब ले लेते हैं। इसका जो आरोप आप लगा रही हैं, जो आरोप आपके हैं, उसका जवाब देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता है। रघुवीर जी बताइए। जी देखिए, हम जो है सारे देश में शांति की वार्ता लेके जाते हैं। मोदी जी ने भी हमेशा कहा है, हम इस देश में, इस दुनिया में शांति चाहते हैं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, जो जिस देश में जो माइनॉरिटी है, उनकी जो अपनी ह्यूमन राइट्स की जो उनकी जो हक है उनको मिलने चाहिए। हम ये हर प्लेटफॉर्म में बात करते रहे हैं। आज इसीलिए ही कई देशों में जब मोदी जी जाते हैं, उन देशों का, मुझे बोलने दीजिए मैडम, बोलने दीजिए, मणिपुर में थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। बहुसंख्यकवाद हुआ था, जिनकी बहुसंख्यक है, नहीं मुझे रखे हुए ना, अभी तक आप इतनी देर पॉलिटिसाइज कर रहे थे। कहाँ शांति व्यवस्था? अरे आप अपने समय में बोलिएगा ना, बनाया होगा तो अंकिता भंडारी आप लोग के इसी आचरण की वजह से आपको हम लोग टिप्पणी करते तो आपको बात मत करिए। तो बोलने दीजिए मैडम, बोलने दीजिए। ये बताइए, आप ये बताइए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में हो रहा है, उसके लिए सरकार ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कहाँ कब आवाज उठाई? पब्लिक डोमेन में है, जब सरकार से बोल सकते हैं, हमारे सरकार के सामने प्रश्न उठाया हुआ है। अगर हमको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी प्रश्न उठाएंगे। लेकिन ये बताइए, आपकी सरकार की तरफ से कब कहाँ ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं ना, उसके बाद मैं, ठीक है, उसके बाद अबीब खान जी के पास भी जाना है मेरे को। ठीक है, जल्दी जवाब दे दीजिए रघुवीर जी। रघुवीर जी बोलिए। बैठे हुए हैं। जी देखिए, ये हिंदुओं के कितने हतेशी हैं, इनकी सरकारों के समय हमने देखा है। और आज जिस तरह आज हिंदुत्व का परचम सारे दुनिया में लहरा रहा है, और जिस तरह हम कर रहे हैं आज, अरे आप लोग तो खुल के एक ट्वीट नहीं किया। अखिलेश जी का एक ट्वीट दिखा दीजिए, बांग्लादेश में जो हुआ, अखिलेश जी का एक ट्वीट दिखा दीजिए ना। आप लोग सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं और हम काम करने के लिए जो करना है वो करते हैं। ठीक है, नहीं एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, हबीब खान जी,
जब हिंदुओं की बात आती है तो खामोशी क्यों छा जाती है? वैसे आप लोग भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुलासे करते हैं, लेकिन इन सब मामलों पर चुप्पी क्यों साध रहे हैं? और मैं हर किसी से सवाल ले रहा हूं, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, हर कोई। जी, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि साफ राजनीति हिंदुओं के लिए की जाए तो सबसे पहले जो पनाह दे रखे शेख हसीना को, उसको वापस भेजो। ये सारा झगड़े का जड़ शेख हसीना है और वो हिंदुओं पर अत्याचार की शुरुआत ही शेख हसीना के शासनकाल से हुआ है। तो शेख हसीना को आप गोद में बिठा रखे हो और हिंदू का संरक्षण करने की बात कर रहे हो। ये दोहरे चरित्र नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले शेख हसीना को हटाना चाहिए और साफ संकेत देना चाहिए। एम्बेसी में बैठे बांग्लादेश के उच्चायों को बुलाए और फटकार लगाए कि इस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या महामानव ने ऐसा किया? नहीं किया। महामानव को वोट बैंक की राजनीति है। देखिए क्या है कि बांग्लादेश हो या मणिपुर हो या हिंदुस्तान में कोई भी जगह हिंदुओं की लाश हो, लाशों पे राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। आप देखिए 54 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, 10% सीट भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई। बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। तो लाशों पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति में बसी हुई है। आप कुछ भी कह लीजिए, विपक्ष लगातार 3 वर्षों तक चिल्लाता रहा और मणिपुर धधकता रहा, मणिपुर जलता रहा। विपक्ष के नेता चिल्लाते रहे कि मणिपुर शांत कीजिए, मणिपुर आप जाइए, मणिपुर में बैठक कीजिए, मणिपुर में जो मैथी समाज, कुकी समाज है, दोनों को आपस में मेल मिलाप करवाइए। मणिपुर में सबने देखा किस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था और एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी के सीने पे गोली चला रहा था। ये भी हमने अपने हिंदुस्तान में देखा। तो किस हिंदू के संरक्षण की बात करते हैं आप? ये हिंदू के कहे जाने वाले महामानव आज क्यों खामोश है? मैं कह रहा हूँ भारत संपूर्ण है, भारत ताकतवर है, भारत विकासशील देश है, भारत सक्षम है बांग्लादेश को धमकाने में, बांग्लादेश को रोकने में, हिंदुओं पे अत्याचार होने में। तो ये सरकार कर क्यों नहीं रही है? मुझे ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ठीक है, एक मानसिकता का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो भारत में अल्पसंख्यक हैं वो बेहद सुरक्षित हैं, कोई उनको परेशानी नहीं है, अपना व्यापार कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं, रोजी रोटी की पूरी व्यवस्था है, कोई हत्या नहीं कर रहा उनकी, बल्कि उनका समर्थन ही होता है। लेकिन बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो और भी ऐसे जो इस्लामी मुल्क हैं, वहां पर हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या ऐसी घृणा है, क्या ऐसी मानसिकता है? ये मैं हबीब खान जी आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो भारत सेकुलर है, यहाँ हर एक आदमी को रहने का हक है, संविधान ने अधिकार दिया है। ये मुल्क किसी एक का नहीं है, सभी के द्वारा सींचा गया ये वतन है। आजादी के दौरान सभी ने अपने लहू से वतन को सींचा है। और मैं बता दूं, मुस्लिम यहाँ बाय चांस नहीं, बाय चॉइस रह रहे हैं। सवाल ये है कि आप हिंदुस्तान की तुलना अगर बांग्लादेश से आप करोगे तो मैं समझता हूँ ये गलत होगा। नहीं, मैंने तुलना नहीं करी, जो भी है मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे जो मुसलमान हैं वो बेहद सुरक्षित हैं, और कहीं आप जाके दिखाइए, पता लगेगा उसके बाद कि माहौल क्या है वहां का। तो प्रद्युमन जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ भी मुसलमानों का कत्लेआम हो, सिखों का कत्लेआम हो, मैंने ये कभी कहा ही नहीं, ईसाइयों का कत्लेआम हो? आप अपने तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना बार बार कि ये सेकुलर देश है, सभी जात सभी धर्म लोग यहाँ खुशी संपन्न रह रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद जो हालातें बिगड़ी है, 2014 के बाद जिस तरीके से लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में और हर राज्य हर प्रदेश में जो जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया है, उसी का आज सिला ये है कि आए दिन अत्याचार हो रहे हिंदुओं पे, आए दिन अत्याचार हो रहे मुस्लिमों पे, आए दिन अत्याचार हो रहे सिखों पे, ईसाइयों पे। भारतीय जनता पार्टी खामोश रहती है। मैं कह रहा हूँ एक हिंदू जो विदेशी है उस पर अत्याचार हो रहा है, लगातार 10 दिन से डिबेट चल रही है, आए दिन यहाँ अंकिता। चलिए अब ठीक है, अब मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि अब समय कम है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा आरोप प्रत्यारोप के बीच, लेकिन हिंदू सुरक्षित वहां पर कैसे होंगे, ये अब भी अपना बहुत बड़ा सवाल है। और सीधा आपको आप कर्णावती लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेट्रो का उद्घाटन यहां पर किया गया, उसकी तस्वीरें आप देखिए। तो अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन जो है वो यहां पर हुआ है। आपको बता दें कि
10A से महात्मा मंदिर तक मेट्रो का उद्घाटन हुआ है। तो मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन यहां पर किया गया है और ये हरी झंडी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर मेट्रो को दिखाई है और एक बार फिर से बड़ी सौगात यहां पर दे दी गई है। कर्णावती वासियों को ये बड़ी और महत्वपूर्ण सौगात है। मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन जो है वो यहां पर मिला है और आपको बता दें कि गुजरात वासियों को ये बड़ी सौगात यहां पर दी गई। काफी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति भी यहां पर थी और ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भी मुलाकात की। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे थे। सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त और गुजरात वासियों को यह बड़ी सौगात मिली। तो मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन यहां पर किया गया। मुख्यमंत्री भी यहां पर उपस्थित रहे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी मेट्रो को दिखाई है। उद्घाटन दूसरे चरण का हो चुका है। बड़े पैमाने पर विकास की जो रफ्तार है वो यहां पर गुजरात में देखने को मिल रही है। गुजरात के साथ साथ पूरे देश में जो विकास की रफ्तार है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।